बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस GSE 101 लेक्चर नंबर 29, बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1। बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ के जो लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास होंगे फ्रॉम एटम टू बायोस्फीयर। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑफ़र है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप पूरे सेमेस्टर की असाइनमेंट GDB क्विज़ हमारे ज़िम्मे कर दें, वो भी बहुत कम प्राइस पे। इंशाल्लाह उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये ऑफ़र लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा और हमसे रब्ता करें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द लाइफ। लाइफ क्या है? अगर आपको सिंपल सा बात बता दूं कि लाइफ वो चीज़ होती है जो कि जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि रिप्रोडक्शन करती हो, जो कि अपनी पोजीशन चेंज करती हो, उसको हम लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके हैंड आउट्स में लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट कैन एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से ये एनर्जी हासिल करती है। जैसे कि प्लांट एनर्जी कहाँ से लेते हैं? यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सनलाइट को यूज़ करके वो प्लांट जो हैं वो एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स गेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट। और एनिमल जो हैं वो उन प्लांट को खाकर अपनी एनर्जी जो है वो बनाते हैं, बढ़ाते हैं। लाइक गोड्स ईट प्लांट्स। ठीक है। इसके अलावा इट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। वो अपनी जनरेशन बनाते हैं। ठीक है। ऑल एनिमल रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक लाइन्स प्रोड्यूस कॉब्स। जो लाइन्स होता है वो कॉब्स, छोटे लाइन्स को हम क्या कहते हैं? छोटा उसका जो बच्चा होता है, शेर का जो बच्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉब्स। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस सीड्स टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं? बीज देते हैं, अपने फल में बीज देते हैं। बीज के ज़रिए हम दोबारा क्या करते हैं? नया पौधा बना सकते हैं। ये दो खसूसियात हो गई। तीसरी खसूसियात ये है म्यूटेटिंग, चेंजिंग इटसेल्फ। वो खुद को चेंज करते हैं, यानी कि पहले छोटा सा प्लांट है फिर बड़ा होगा। इसी तरह एनिमल पहले छोटा है फिर बड़ा होगा, तो वो खुद को चेंज करते हैं। DNA चेंज करते हैं। DNA चेंज इटसेल्फ ड्यूरिंग डिवीजन और अदर एटम्स एंड द रिजल्ट इज़ अ चेंज इन एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह वो एक अच्छा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक जो होती है वो उनके लिए बेनिफिट भी होती है, उनके लिए हार्मफुल भी होती है। ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर इफ़ म्यूटेशन इज़ अ बेनिफिशियल एंड मे डाई इफ़ इट इज़ अ हार्मफुल। अगर वो उनके लिए बेहतर हो तो वो उसको क्या करते हैं? उनकी सेहत अच्छी रहती है, वो अच्छे रहते हैं। अगर उनके लिए हार्मफुल हो तो वो मर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। द स्टडी ऑफ अ लाइफ होती है। इसमें बायोलॉजी के दो लफ्ज़ हैं जिनमें बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडीज़ होती है या रीजनिंग होती है। ठीक है। बायोलॉजी इज़ अ hence the study of a life or a living organism. Biology is about exploring the living parts of the world. ये living parts को explain करती है। Study about animals, plants, even microorganism in is a biology. प्लांट्स की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनकी स्टडी जो होती है वो भी बायोलॉजी में आती है। बायोलॉजी हैव मैनी सब डिवीजन, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर। जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर होती है उसको एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ अ फंक्शन। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैनी मोर। और इसकी बहुत ज़्यादा जो हैं वो ब्रांच मौजूद होती हैं। इसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ अ लाइफ हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ द नेचर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचर रिसोर्सेज।
जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम हर पार्ट्स को अलग से डिस्कस करते हैं, उससे हम नेचर के बारे में, नेचर के इफेक्ट के बारे में और नेचर के सोर्सेज के बारे में हम जान सकते हैं। वी कैन फाइंड सोल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट फॉर अ वेरियस डिजीजेज। जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी जो है वो जान लेते हैं। बी डिस्कवर्ड मेथड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम अ बायोलॉजिकल मटेरियल में बी फाउंडेड। और हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेथड से एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि खाना खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है। फ्यू बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस फ्यूल्स फ्रॉम ग्रेसेस। कुछ बैक्टीरिया ये होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है मतलब कि ऑयल फ्यूल्स, उनका फ्यूल्स जो है वो ग्रेसेस, उनके घास से हम निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेवल्स की जो बात है वो ये है कि सबसे स्मॉलर एटम होता है, एटम के आगे मालिक्यूल बनते हैं। मालिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो सेल बनाते हैं, सेल मिलकर काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनता है। तो ये बात हमने पहले भी की है कि हमने एटम से बायोस्फीयर तक जाना है। इनकी यहाँ पे डायग्राम भी बताई गई हैं। पहले बायोस्फीयर दिया गया है, इसको अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, इसमें आपको समझना भी आसान होगा। कि ये देखें, पहले एटम है, एटम जब मिलकर बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो सेल बनते हैं, सेल जब मिलकर काम करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, हम बन जाते हैं। फिर क्या होता है जी, जब ऑर्गेनिज्म इकट्ठे कहीं पे रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन जब एक जगह पे डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं, कम्युनिटी जब मिलती हैं तो इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इनके बारे में, और इनकी छोटी छोटी सी काइंड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। ग्रीक लेटर है ए और उसका मतलब होता है नॉट, एंड टॉम का मतलब होता है टू कट, कि उसको कट नहीं किया जा सकता। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम कहते हैं। हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, और इसके अंदर एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इन नेचर 92 काइंड्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कुदरती तौर पर 92 जो हैं एलिमेंट्स मौजूद हैं, आउट ऑफ विच ओनली 16 मेक द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से ओनली ऑन 16 जो हैं वो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर किसी भी जानदार के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं उनको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स में जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है एंड फास्फोरस है, ये जो हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ अ लिविंग मैस। ये जो 6 हैं ये तकरीबन 99% जो है वो लिविंग मैस बनाते हैं। अदर 10 एलिमेंट्स मेक 1%, जो बाकी हैं वो 1% जो है वो टोटल लिविंग मैस जो है उनसे बनाया जाता है। उनमें ज़ाहिर सी बात है हमारे अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, कार्बन भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हम चल नहीं सकते, फास्फोरस भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके अलावा जो 1% में पाए जाते हैं उनमें हमारे पास पोटाशियम होता है, सल्फ़र होता है, क्लोराइड होता है, मीन्स के क्लोरीन होती है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है एंड आयोडीन होता है। ठीक है। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये 1% होते हैं, और जो ऊपर 6 की बात की गई है वो 99% हमारे मैथ्स में मौजूद होते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात है, इनमें से कोई भी थोड़ा सा भी कम हो जाए या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है।
इसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ एन एटम, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं। लाइक ऑल अदर फॉर्म ऑफ अ मैटर, जैसे दूसरी जितनी भी मैटर्स की फॉर्म है। एटम कंसिस्ट ऑफ अ सब अटोमिक पार्टिकल, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड और नॉट चार्ज, जो चार्ज भी होते हैं नॉट चार्ज भी होते हैं। दीज इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा होता है, रिवॉल्व अराउंड द दीज इन ऑर्बिट, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो यहाँ से हम आगे बात बढ़ाएंगे कि एटम डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। आइटम जो है वो अकेले नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड जब मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम जॉइंस टुगेदर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं टू ईच अदर कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग टू टाइप की होती हैं, वैसे 3 टाइप की भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 टाइप्स की बात करेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, वन एटम गिव्स वन और मोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर, जब एक एटम मुकम्मल तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो उसको हम कहते हैं डोनर, और जो आगे एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं या एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, इसी तरह अगर देखें डोनर एटम्स देन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो डोनर होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एक्सेप्टर होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आगे क्या होता है जी, हाउएवर द एटम शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब वो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ना तो एक मुकम्मल तौर पर दूसरे को दे सकता है और ना दूसरा उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ मोर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द आयोनिक बॉन्डिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। On the basis of their size, molecules are categorized in the macromolecules and micromolecules and macromolecules. Micromolecules are the molecules with the low molecular weight, जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसा कि ग्लूकोज हो गया या वाटर हो गया। इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आर द मॉलिक्यूल्स विद अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रो कम वेट वाले और मैक्रो जो होते हैं ज़्यादा वेट वाले होते हैं। तो इसके अलावा एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ enormous number of biomolecules different type। तो सम ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई गई है कोवेलेंट बॉन्ड की और आयोनिक बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में ये देखें कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगर ये एक दे देता है तो खुद तो तबाह हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तो इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मुकम्मल तौर पर दूसरे को दे देता है तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें तो जो एटम होते हैं वो मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मेक ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज और अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ये छोटा स्ट्रक्चर होता है सेलुलर का, assembles together to make cell the unit of a life, इसको हम यूनिट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं। ये सेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, जिसको हम यूनिट ऑफ अ लाइफ भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज एंड न्यूक्लियस, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनेलिज हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, सिंगुलर, इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, और इसको पावर हाउस कहा जाता है। सेल का क्या कहलाता है, पावर हाउस, क्योंकि ये क्या करता है, दिस ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, एंड मेक एनर्जी फॉर अ सेल, और ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है, जिसको हम इसको
क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। दीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में मौजूद होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। अदर एग्जाम्पल इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, और दूसरा जो है वो न्यूक्लियस है वो भी तकरीबन तमाम सेल्स में मौजूद होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस की डायग्राम भी आपको दिखाई गई है इनके, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियस वो लिक्विड जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसको बाद क्रोमेटेशन मटेरियल जिनसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को अपने अंदर बंद किया होता है। इसके बाद हमारे पास सेल बनता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स, जब बहुत सी ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करती हैं तो उससे हमारे पास एक सेल बनता है। सेल आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और उनके फंक्शन होते हैं। देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेल प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। बट द सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल्स, अमीबा जैसे जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म उनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। सेल्स आर कैटेगरीड बेस्ड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ देयर न्यूक्लियर मटेरियल इनटू द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे पास सेल्स होती हैं उनको दो किस्म में चेंज किया जाता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में बात जो की जाती है। सेल्स आर दोज सेल्स डेट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, इनका कोई अपना मतलब कि ख़ास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, कभी कभी इनमें मौजूद होता ही नहीं है। इट मीन्स डैट देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता, जहाँ पे चाहे वो चला जाए कोई उसको रोकने वाली चीज़ नहीं होती। बट वाइल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ स्ट्रक्चर ट्रू न्यूक्लियस, उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को अपने अंदर जो है रोक के रखती है। सम टाइम अ सेल मेक अ होल यूनिस सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कभी कभी ये होता है कि एक सेल ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टिक। अ वैरायटी ऑफ अ सेल्स मेक अ सिंगल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इकट्ठा काम करते हैं, कुछ एक ही काम करते हैं, तो इस तरह मल्टी और सिंगल सेल हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास डायग्राम दिखाई गई हैं, ये एनिमल सेल्स, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये हमारे पास प्लांट सेल्स है, इसमें एक ही चीज़ का इजाफा होता है, ये हमारे पास सेल वाल होती है जो बैरूनी जो होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें दो वाल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल्स जिसमें तकरीबन एक ही सेल मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास स्टेम सेल्स, these are the undifferentiated cells in which most of the genes are switched on, and these have a potential to make the almost all cells of a body, ये वो सेल्स होते हैं जो नए सेल्स बनाने के लिए काम आते हैं। these cells are present in a few places, ये चंद एक जगह पे मौजूद होते हैं। इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि जवान ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर मौजूद होते हैं। दीज आर अ यूजफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन अ मेकिंग organs of any type which may be damaged by for example diseases, ये कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि अगर किसी बीमारी में कोई आपका सेल डैमेज हो गया तो उसको भी क्या करते हैं, दोबारा बनाते हैं। इसी तरह आगे बात करेंगे टिश्यू की, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सेल्स, जब मुख्तलिफ सेल्स मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ही किस्म का काम करते हैं, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। द टिश्यू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन स्पेशलाइज टू अ टिश्यूज़, उनका एक ही काम होता है, सिंपल सा काम होता है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज़ डैट मेक द स्किन,
एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो स्किन बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है। ऑनियन एपिथर्मस टिश्यू है, ये उसकी स्किन बनाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, जब टिश्यू मिलते हैं, टिश्यूज ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। जब मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज इन एन ऑर्गन वर्क डिफरेंटली टू परफॉर्म कोलेक्टिव फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। मुख्तलिफ टिश्यू जो हैं वो मुख्तलिफ भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोमिक there are muscles tissues that contract and relax for a grinding and there are the secretory system cells which secrete gastric juice to digest the food। ये हमारे पास जो स्टोमिक होता है उसमें कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए जो टिश्यूज़ काम करते हैं वो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरह सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस जो हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह उनको क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ये हमारे पास एक पूरा जो है ऑर्गन दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ ह्यूमन। ठीक है। इसके बाद इन द सिंपल द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, cardiovascular system, respiratory system and many more are present that work for a specific purpose। जो ऑर्गन्स होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो सिस्टम मौजूद होते हैं जो काम करते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑरल कैविटी, एसोफेग्स, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लिवर एंड रेक्टम। इसके बाद हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें हार्ट मौजूद होता है, वेसल्स होते हैं एंड ब्लड मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम जॉइन टुगेदर। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट द परफॉर्म द एक्टिविटीज़। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते रहते हैं जितनी भी उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, होल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ अ रनिंग, अगर कोई बंदा दौड़ रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है प्रोवाइड द ऑक्सीजन इट, उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो है वो उनको प्रोवाइड करता है। मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं फॉर अ मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दीज फंक्शन, और नर्वस सिस्टम इन तमाम को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है जी पॉपुलेशन। जब बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे होते हैं तो उससे पॉपुलेशन बनती है। ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड अ पॉपुलेशन। लाइक ऑल डियर्स इन अ फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि हिरन रह रही हैं वहाँ पे वो उसकी पॉपुलेशन होगी। बायोलॉजिस्ट स्टडीज़ पॉपुलेशन टू एक्सप्लोर द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको और जो है वो एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल इंट्रैक्शन बिटवीन मेल्स फीमेल और एल्स, यानी कि फ़ीमेल का फ़ीमेल के साथ अट्रैक्शन, मेल का मेल के साथ मिलकर रहना, ये भी क्या है, पॉपुलेशन में आता है। फिर आगे हम बढ़ें तो हम कम्युनिटी और इकोसिस्टम की बात करेंगे। डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पे रह रही होती हैं तो उससे हमारे पास एक कम्युनिटी बनती है। जैसा कि इंसान और जानवर एक ही जगह पे रह रहे होते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। an area in a particular time, for example the forest, plants, animals, algae, fungi living together is called a community. Population interact with each other and also the abiotic factor of a area to make a ecosystem. जब पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करती है यानी कि एक दूसरे को यूज़ करती है तो उससे क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है बायोस्फीयर। Biosphere part of a world covered or inhabited by the living organism are called a biosphere।
जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ, इसको जोन ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ भी कहते हैं, जिस पे ज़िंदगी मौजूद है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, लेक, ओशन, वैलीज वेयर बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट। वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं जिसमें लेक्स, फॉरेस्ट, ओशंस, वैलीज, सारी चीज़ें जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी सी एक एक्सरसाइज दी गई है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ डेमोस्ट्रेट द लेवल्स। आपने इन लाइफ के जो लेवल्स हैं उनको आपने लिखना है। आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे कि ऊपर फर्स्ट पे आपको दिया गया था। लेबल्स वेरियस पार्ट ऑफ अ एटम इन द फॉलोइंग डायग्राम। इनमें आपने इनको लेबल करना है। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं इनको प्रोटॉन कहेंगे, और जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनको न्यूट्रॉन कहेंगे। इसके बाद इसको आपने लेबल करना है। तो ये हमारे पास सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपने ऊपर देख लेना है, वहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है, इसको आपने लेबल करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर करेंगे जिसमें हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 30 में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।